हाय गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स की ज़रूरत क्या होती है और कौन से ऑपरेटर होते हैं। उसमें सबसे पहले हमने कवर किया था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अभी आज के सेशन में हम कंप्लीट करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स और उसके आगे हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी देखेंगे एंड अगर और टाइम मिलता है तो लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ भी जाएंगे। तो सबसे पहले लाइक असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं वो पहले हमें देखना है। तो सिंपली क्या होता है कि a इज इक्वल्स टू 10 ऐसा लिखा था, या फिर b इज इक्वल्स टू लाइक अगर मैंने 5 लिखा है, ये जब मैं लिख रहा हूँ ये a इज इक्वल्स टू 10 b इज इक्वल्स टू 5, तो मेमोरी में क्या हो रहा है कि 10 जो है ये एक वैल्यू कहीं पे बन रही है और उस वैल्यू को लाइक ए जो है ये एज अ डायरेक्शन हम बोल सकते हैं कि अगर मुझे 10 को यूज करना है तो मैं ए को कॉल करूंगा। और इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम असाइनमेंट कहते हैं। यानी कि अगर मैं ये भी कर रहा हूँ कि सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, अब सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी जब कर रहा हूँ तो इसका मतलब भी वही हो रहा है कि ए प्लस बी में जो भी वैल्यू रहेगी या फिर जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू जो है वो किसको असाइन हो जाएगी, सी को असाइन हो जाएगी। ये तरीका होता है, इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, फिलहाल अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन में तो एक ही असाइनमेंट ऑपरेटर है, दैट इज इक्वल। इसके साथ और कौन से ऑपरेटर्स आते हैं वो आपको समझना जरूरी है। जैसे कि अगर असाइनमेंट ऑपरेटर में देखें हम तो सिंपली एक सिंगल, अगर हम इक्वल का सिंबल दे दे या फिर इक्वल का साइन दे दे तो इसे हम सिंपल असाइनमेंट कह सकते हैं या फिर सिंपली असाइनमेंट भी कह सकते हैं। सिंपल असाइनमेंट, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं लिख रहा हूँ कि x इज इक्वल्स टू 5, तो ये क्या हो गया, एक सिंपल असाइनमेंट हो गया कि 5 जो है वो x में मैंने असाइन कर दी। इसको हम सिंपल असाइनमेंट कहते हैं। अब इसके साथ और क्या क्या आता है, तो अगर आपने वो मेरी पहली वीडियो देखी है जिसमें हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे हैं, तो उसमें जो भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमने देखे थे वो सभी अरिथमेटिक ऑपरेटर इस असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ हम यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे कि अगर हमने यहाँ पे लिख दिया एड एन इक्वल, इसको हम ऐड एंड असाइन कहते हैं। सिंपली ऐड एंड असाइन, ऐड एंड असाइन। अब ये कैसे यूज होता है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें मान लो कि ये जो x है जिसमें फिलहाल 5 है, ओके, इसमें फिलहाल 5 है, मुझे इसी x की ही वैल्यू किसी पर्टिकुलर वैल्यू से बढ़ानी है, यानी कि इंक्रीज करनी है। x की ही वैल्यू यानी कि x में ही वो इंक्रीज्ड वैल्यू स्टोर करनी है। मुझे ऐसा नहीं करना है कि y इज इक्वल्स टू लाइक x प्लस 3। नो, मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे क्या करना है कि x इज इक्वल्स टू x प्लस 3, ये करना है। यानी कि x की जो भी पुरानी वैल्यू है, फिलहाल जो 5 है, ओके, ये 5 वैल्यू जो है उसमें मुझे 3 ऐड करने हैं और वो फिर से एक बार किस में असाइन करनी है, x में ही असाइन करनी है। अब ऐसे केस में हम सिंपल ये इतना लंबा ऑपरेशन लिखने की बजाय हम सिंपली क्या कर देते हैं, तो हम लिख देते हैं कि x प्लस इक्वल टू 3। अब इसका मतलब ये है कि x की जो भी प्रीवियस वैल्यू है, इसकी जो भी प्रीवियस वैल्यू है उस वैल्यू में क्या ऐड करने हैं, 3 ऐड करने हैं। एंड अगेन जो भी एडिशन आएगा वो किस में असाइनमेंट करना है, तो x में ही असाइन करना है। ओके। और एक और बात समझ लो कि इन दोनों ऑपरेशन में अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मान लो a इज इक्वल्स टू 3, अब लिख रहा हूँ मैं a प्लस इज इक्वल्स टू 5, ओके, एंड लिख रहा हूँ मैं a इज इक्वल्स टू a प्लस 5। अब इन दोनों में कौन फास्टर है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो फास्टर है। याद रखिएगा, काम दोनों सेम ही कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों में, लेकिन ये फास्टर होता है, याद रखिएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन इन सब के साथ यूज कर सकते हैं। चलो आगे के भी देख ही लेते हैं, एक शॉर्ट में समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है।
ओके, समझ में तो आ ही गया होगा आपको कि असाइनमेंट ऑपरेटर हम बाकी जो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर है उनके साथ भी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं कि मेरा दूसरा जो असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि है माइनस या फिर सब्ट्रैक्ट के साथ। तो अगर मैं माइनस इक्वल टू या फिर सब्ट्रैक्ट इक्वल टू दे दूं तो इसको हम कहते हैं सब्ट्रैक्ट एंड असाइन। तो अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ x माइनस इक्वल टू 4, तो x अभी जितनी भी x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। कैसे, उसमें से 4 माइनस करके अपडेट हो जाएगी। दैट इज बेसिकली सब्ट्रैक्ट एंड असाइन। अब ये दोनों अगर आपको समझ में आ गए हैं तो बाकी सभी जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। वो कैसे, तो तीसरा है अपना मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, ओके, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई एंड असाइन। अगर मैंने लिख दिया x इंटू इक्वल टू 2, दूसरा आता है डिवाइड, डिवाइड एंड असाइन। तो ये जो डिवाइड एंड असाइन है इसमें हम सिंपली क्या कर देंगे, x डिवाइड इक्वल टू, मान लो अगेन मैंने 2 कर दिया, ये होता है। और ऐसे ही बाकी सभी असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ मर्ज हो जाते हैं। जैसे कि फ्लोर डिवीजन, ओके, फ्लोर डिवीजन एंड असाइन, इसको हम कैसे लिखेंगे, x फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे दिख जाएगा आपको। ऐसे ही होता है हमारा मॉड्यूलस, सो मॉड्यूलस एंड असाइन। तो अगर मैं कर रहा हूँ कि x मॉड इक्वल टू 5, ओके, तो x की जो भी वैल्यू है उसमें क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस हो जाएगा इक्वल टू 5, ओके। एंड लास्ट में अगर मैं कर रहा हूँ पावर, ओके, सो पावर एंड असाइन। तो x पावर एंड असाइन इज इक्वल टू, अगर मान लो मैंने 2 कर दिया तो जो भी वैल्यू है आ जाएगी। चलो इन सब की सभी ऑपरेशन को एक बार मैं फटाफट आपको समझा देता हूँ। मल्टीप्लाई डिवीजन तक तो मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी एक बार अच्छे से समझा देता हूँ कि होता क्या है। तो शुरू में हम ले लेते हैं कि x इज इक्वल टू, मैंने ले लिया मान लो 7, ओके। तो चलो पहला ऑपरेशन, x प्लस इक्वल टू, मान लो 4 कर दिया मैंने, तो इसका डायरेक्टली मीनिंग क्या होता है, x इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, x की पहली वैल्यू कितनी थी, तो वो थी 7, यस। तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि 7 प्लस 4, और ये हो जाएगा 11। दूसरा होता है x माइनस इक्वल टू, मान लो मैंने 3 कर दिया, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइनली जो है वो 11 थी, तो हम क्या कर देंगे, 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 8। तीसरा हमने देखा था कि x इंटू इक्वल टू, मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया 2, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू एक्स इंटू 2। अब x की फिलहाल वैल्यू 8 है, सो 8 इंटू 2, ये बन जाएगा 16। देन मैंने अगर यहाँ पे कर दिया 4, वो था x डिवाइड इक्वल टू, मान लो यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ 2, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू एक्स डिवाइड 2, और 16 डिवाइड 2 अगर मैं करूँ तो ये फिर से 8 बन जाएगा। बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है, बहुत ही आसान से ऑपरेशन है ये सब। उसके बाद आता है फिफ्थ, दैट इज x फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एक 3, ओके, क्योंकि 2 तो वो कंप्लीटली डिवाइड होगा ही होगा, तो मैं जानबूझ के 3 ले रहा हूँ। सो x इज इक्वल टू एक्स फ्लोर डिवीजन 3, ऐसा मीनिंग होता है इसका। और अभी हमारा 8 है, अब 8 फ्लोर डिवीजन 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कितना होगा,
तो फ्लोर डिवीजन हमने कल समझा था, हमारे लास्ट सेशन में समझा था कि जो 3 है, ओके, और अगर 8 ऐसे लिख दिया हमने, तो 3 टू ज़ा 6 होता है, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आता है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस, जो भी रिमाइंडर आता है हमें फर्क पड़ता है इस 2 से, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। देन सिक्स्थ, मॉड्यूलो। सो एक्स मॉड्यूलो अगर मैं करूँ, मान लो यहाँ पे 3 ही कर देता हूँ। ओके, तो एक्स मॉड्यूलो 3 अगर मैं करूँ, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू एक्स मॉड्यूलो 3। ओके, और अब 2 मॉड्यूलो 3 अगर मैं करूँ, तो क्या 3 से 2 को, यानी कि 2 को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पे करें, तो यहाँ पे जीरो, जीरो अगर हमने लिख दिया तो ये जीरो, और ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर कितना रहेगा? 2 रहेगा। ओके, तो मॉड्यूलो याद रखने का, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। और जो लास्ट हमने देखा था कि x पावर इक्वल टू, अगर मान लो इस बार भी मैंने 2 कर दिया, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू x टू द पावर 2, और ये बन जाएगा 2 टू द पावर 2, और इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा हमारा फाइनली 4। ये होते हैं हमारे अरिथमेटिक, सॉरी, असाइनमेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। याद रखना है guys। अब इसमें हमेशा याद रखो कि जो हमारा लेफ्ट साइड वाला वेरिएबल होता है वो अपडेट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे इस केस में x को हमने अपडेट किया है। तो चलो इसको हम एक बार फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं। तो अभी जो हम देख रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, अब असाइनमेंट ऑपरेटर जो है, इसमें हमने सबसे पहले असाइन ऑपरेटर देख लिया। अब ये जो सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर जो है, उसमें हमें क्या करना है, तो अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 7, और यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ मैं, तो प्रिंट हम ऐसे करेंगे, a इज इक्वल्स टू, और इसके बाहर हम देंगे कॉमा, और यहाँ पे हम कर देंगे नॉट 7, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे हम कर देंगे a की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, और आप देखोगे तो a की वैल्यू कितनी है? 7, जो कि यहाँ पे प्रिंट हो गई है। अब जो हमारे दूसरे सभी ऑपरेटर्स है, जो है ऐड एंड असाइन। अब ऐड एंड असाइन में क्या है, तो a प्लस इक्वल टू, अब मैंने यहाँ पे कर दिया 4, जैसे हमने लास्ट इसमें किया था, वहां पे हमने x यूज किया था, मैं यहाँ पे a यूज कर रहा हूँ। और अगर मैं प्रिंट करूँ, सिंपल इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि मुझे सिंपली यही प्रिंट करना है हर बार। अगर मैं प्रिंट कर दूँ, तो आप देखोगे कि अब a की वैल्यू क्या हो गई है? 11 हो गई है। यस, a की वैल्यू फिलहाल 11 हो गई है। उसके बाद क्या था हमारा? सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट एंड असाइन। जो सब्ट्रैक्ट एंड असाइन है, सब्ट्रैक्ट नॉट सब्सट्रैक्ट, ओके, सब्ट्रैक्ट एंड असाइन जो है, उसको हम ऐसे कर देंगे कि a माइनस इक्वल टू 3। यस, लास्ट टाइम हमने यही किया था शायद। इसको मैंने बार बार प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, मैंने कॉपी कर लिया है। तो ये रन करने के बाद a इज इक्वल टू 8 हमारा आ गया। उसके बाद हमने किया था मल्टीप्लाई एंड असाइन। अब ये जो मल्टीप्लाई एंड असाइन है, इसमें भी हम क्या कर देंगे, a इंटू, हाँ एक और चीज कि अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ओके, ये इस तरीके से, मतलब क्या किया है मैंने कि इनके बीच में मैंने एक स्पेस दिया है। अगर मैं स्पेस देके लिख रहा हूँ, तो मुझे देखो यहाँ पे एक एरर दिख जाएगा, ये एरर आता है। तो इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं देना है, ये विदाउट स्पेस ही होनी चाहिए। और हमारे a की सभी प्रीवियस वैल्यू जो 8 थी, अभी a इंटू इक्वल टू 2 कर देने के बाद वो बन गई है 16। डिवाइड एंड असाइन। डिवाइड एंड असाइन में a डिवाइड इक्वल टू 2 अगर मैं कर दूं, और फिर से वही प्रिंट कर दूं, तो आप देखोगे कि अभी a की वैल्यू 16 है, 2 से डिवाइड करने के बाद और उसी में असाइन करने के बाद मुझे क्या मिलेगी? उसकी वैल्यू 8। और ये कल हमने देखा था कि
जब भी हम पाइथन में डिवीजन करते हैं कि उसका आउटपुट इंटीजर में कभी नहीं आता है, वो हमेशा फ्लोट में आता है, और इसका ये आउटपुट आपको दिख भी रहा है। हालांकि 16 को जो है 2 कंप्लीटली डिविजिबल है, फिर भी यहाँ पे आंसर ऐसा ही आएगा। नेक्स्ट जो था हमारा, वो था फ्लोर डिवाइड, फ्लोर डिवाइड एंड असाइन। अब इसमें ए फ्लोर डिवाइड अगर मैं 2 कर देता हूँ या फिर 3 कर देता हूँ, ओके, एंड फिर से एक बार मैं प्रिंट कर देता हूँ, तो फ्लोर डिवाइड मैंने अभी समझाया था आपको, यहाँ पे ये वाला ऊपर जो आता है, रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है, तो आपको आंसर मिल जाएगा 2, लाइक दिस, 2। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मॉड्यूलो, यस, तो मॉड्यूलस एंड असाइन। अब मॉड्यूलस एंड असाइन में हमने क्या करना है, तो ए मॉड्यूलस असाइन अगर मैंने यहाँ पे कर दिया लाइक 3, तो मैंने शुरू में भी आपको समझाया था कि 3 जो है वो 2 को कभी डिवाइड नहीं कर पाएगा, ये वैल्यू फिलहाल 2 है, 3 कभी 2 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये 2 जो है वैसे के वैसे रिमाइंडर में आ जाएंगे, लाइक दिस, ये 2 आ गए रिमाइंडर में। अब जो फाइनल हमारा ऑपरेशन था या फिर फाइनल हमारा जो असाइनमेंट था, वो था पावर एंड असाइन। अभी जो पावर एंड असाइन है, इसको अगर हम ऐसे लिख दे 2 के साथ और फिर से एक बार हम प्रिंट कर दे, तो ये मुझे मिल जाएगा कुछ इस तरीके से 4.0। अभी ये सभी फ्लोट क्यों आए हैं, क्योंकि ये फ्लोट नंबर यहाँ से बन गया है, ए जो है वो फ्लोट बन गया है, इसलिए ये सभी फ्लोट में आ रहे हैं। अभी फ्लोट क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, मैं आपको समझा दूंगा आगे जाके, ये सब चीजें भी आएंगी। तो अभी के लिए बस इतना समझ लो कि फ्लोट में जो है आपको डेसिमल पॉइंट और उसके बाद एक वैल्यू आती है, इंटीजर में आपको सिर्फ वैल्यू आती है जो डेसिमल से पहले होती है, ये फर्क होता है। तो ये हो गए हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद जो हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर आते हैं, उनको हम कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। जो हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर है, उसको हम कहते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन या फिर आप रिलेशनल भी कह सकते हो, एक आपको अगर कहना है तो, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेस्ट वर्ड जो है वो कंपैरिजन है। कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स ये आपको पता होगा, मैथ में बहुत बार हम यूज करे हैं ये सभी ऑपरेटर्स। तो ये सबसे पहले आता है, इसको हम कहते हैं इक्वल, यानी कि हम दो वैल्यू इक्वल है क्या ये कंपेयर करते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 इज इक्वल्स टू 5, क्या 5 और 5 इक्वल है? अगर इक्वल है तो ध्यान रखिएगा इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे ट्रू मिलेगी, हमेशा याद रखिएगा, ट्रू मिलेगी, ट्रू। यस। तो कंपैरिजन ऑपरेटर जितने भी है, कंपैरिजन ऑपरेटर जितने भी है, वो सभी आपको आइदर ट्रू और फॉल्स, इन दोनों में से कोई एक ही आंसर देंगे, आइदर ट्रू और फॉल्स। और ये बहुत बार इफ एल्स के साथ यूज होते हैं। अब इफ एल्स जो है वो हम आगे जाके यूज करने वाले हैं, इफ एल्स के साथ यूज होते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा ट्रू और फॉर के फॉर्मेट में ही आंसर देते हैं, और वो बहुत बार इफ एल्स के साथ यूज होते हैं फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो कंपैरिजन ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो चलो स्टार्ट कर देते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। तो 5 5 डेफिनेटली है, इसलिए क्या आ गया, ट्रू आ गया। लेकिन अगर कोई वैल्यू ऐसी होती कि लाइक 3 = 5, तो उसका आंसर क्या आ जाता, तो उसका आंसर डेफिनेटली फॉल्स होता, क्योंकि 3 = 5 कभी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, अब इक्वल टू है तो इसका मतलब नेक्स्ट हमारा है नॉट इक्वल टू। नॉट
इक्वल। अभी जो नॉट इक्वल है इसमें अगर मैं ये लिख नॉट इक्वल टू 5, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फॉल्स। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि 3 नॉट इक्वल टू 5, तो डेफिनेटली 3 जो है 5 के इक्वल में नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ट्रू। यस, ये ट्रू बन जाएगा सिंपली। अब ऐसे ही अगर मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट सिंबल जो कि है ग्रेटर देन सिंबल। अब ये जो ग्रेटर देन सिंबल है, ये अगर मैं कर रहा हूँ कि 5 ग्रेटर देन 3, तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। लेकिन 3 इज ग्रेटर देन अगर मैं 5 करूँ, तो ये क्या बन जाएगा, फॉल्स बन जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बिल्कुल अंडरस्टैंड करके लेना है। और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, नहीं तो मेरा टेलीग्राम का चैनल भी मैंने कमेंट में दिया है, आप उसके ऊपर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है लेस देन। ये जो लेस देन है, लेस देन अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 5 इज लेस देन 3, अब 5 लेस देन 3 ये कभी ट्रू नहीं हो सकता है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 3। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूँ कि 3 लेस देन 5, तो ये डेफिनेटली ट्रू होगा। समझिए इस बात को, इस डिफरेंस को अंडरस्टैंड कीजिए। अब इन्हीं दो के साथ ऊपर जो इक्वल है और ये जो ग्रेटर लेसर है, तो इन्हीं के साथ हम क्या कर सकते हैं, और दो ऑपरेटर बना सकते हैं, जो कि आपको अंडरस्टैंड करना और भी इम्पोर्टेंट है। कैसे, तो अगर मैंने लिख दिया, हाँ, ये जो ग्रेटर देन और लेस देन वाले जो ऑपरेटर है ये लूप में भी यूज होते हैं। हाँ, मैंने जो ऊपर इफ और एल्स दिया है ये वाले, तो जैसे मैंने बोला कि इफ एल्स, तो ये इफ एल्स हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, इनको हम कंडीशनल स्टेटमेंट आगे देखने भी वाले हैं हम, ये कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। वैसे ही फॉर और व्हाइल जैसी चीजें भी होती है पाइथन में, जिसको हम लूप स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये जो कंडीशन कंपैरिजन ऑपरेशन है, वो हम लूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इसके बाद के दो जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं, और वो है सबसे पहले ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब इसके बीच में एंड नहीं आता है, इसके बीच में और आता है, तो इसको हम लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल। तो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो इसका आंसर तो डेफिनेटली ट्रू होगा, क्योंकि वो 3 से ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। यस। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूं कि 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो यहाँ पे 5, ये 5 से ग्रेटर तो नहीं है, लेकिन इक्वल जरूर है, तो दोनों में से एक बात तो सही हो गई है, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। यस, ऐसा होता है कि 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, यानी कि 5 5 से ग्रेटर तो नहीं है, लेकिन बीच में और लगा है, क्या वो इक्वल है, अगर ग्रेटर नहीं है तो हाँ वो इक्वल है, इसलिए ये ट्रू हो गया। उसके बाद होता है नेक्स्ट, दैट इज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। अब ये जो लेस देन और इक्वल टू है, यहाँ पे हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर मैंने कर दिया कि 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो 3 जो है वो 5 से लेस देन भी है, यानी कि लेसर भी है। 3 जो है वो 5 से लेस है, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करूँ कि 3 लेस देन और इक्वल टू 3, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि 3 ये 3 से लेसर नहीं है, लेकिन इक्वल जरूर है, इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये सब जो होते हैं ये होते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर, इसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है उसको भी हम थोड़ा सा एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो इन सभी ऑपरेटर्स को मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से। कमेंट कैसी कर दी मैंने, ये वाली, सबको सिलेक्ट कर दिया और कंट्रोल और स्लैश दबा दिया, तो सभी एक साथ कमेंट हो गए। अब हमारे जो नेक्स्ट ऑपरेटर आते हैं उनको हम कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। यस, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। और कंपैरिजन ऑपरेटर्स में सबसे पहले जो हमारा आता है वो होता है इक्वल। अब ये जो इक्वल ऑपरेटर है वो हमने बहुत बार देखा है, उसकी वैल्यू डायरेक्टली ट्रू और फॉल्स ही आएगी, तो मैं सीधा प्रिंट के अंदर ही लिख देता हूँ। तो
या फिर ऑपरेटर्स पहले कुछ क्रिएट कर लेते हैं वैल्यूज, लाइक ए इज इक्वल्स टू मैंने लिख दिया 3, ओके, बी इज इक्वल्स टू मैंने लिख दिया 5 और सी इज इक्वल्स टू मैंने लिख दिया 4। तो ये तीन जो वैल्यूज है वो मैंने क्रिएट कर लिए। अब ध्यान से देख लीजिएगा, अगर मैं प्रिंट कर रहा हूं कि ए इज इक्वल टू बी, क्या ए और बी इक्वल है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5 है, वो दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन अगर मैं कर देता हूँ कि प्रिंट ए इज इक्वल्स टू ए, तो आप देखोगे कि इसकी वैल्यू इस बार ट्रू आएगी, क्योंकि ये दोनों क्या है? इक्वल है। उसके बाद अगर मैं कर रहा हूँ प्रिंट ए इज इक्वल्स टू, सीधा ही मैं एक वैल्यू लिख रहा हूँ 3, तो भी ये क्या कर देगा? कंपैरिजन ट्रू कर देगा। तो इसको हम बोलते हैं इक्वल ऑपरेटर। नेक्स्ट आता है नॉट इक्वल ऑपरेटर। तो ऊपर जो ए इक्वल टू बी फॉल्स आया था इस बार, वो क्या हो जाएगा अगर मैं ऐसा लिखूं कि ए नॉट इक्वल टू बी, तो ये क्या बन जाएगा? इस बार ट्रू बन जाएगा। यहाँ पे जो लास्ट ऑपरेशन आएगा उसका आंसर देख लीजिएगा, ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि इस बार ए और बी इक्वल है ही नहीं एक्चुअल में, तो इसलिए ट्रू आ गया। ऐसे ही अगर मैं करूँ प्रिंट क्या ए नॉट इक्वल टू सी, अगर मैं कर देता हूँ तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, क्योंकि वो एक्चुअल में इक्वल नहीं है। लेकिन अगर मैं करूँ यहाँ पे कि सी नॉट इक्वल टू सी, इस बार ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये तो इक्वल है और हम क्या बोल रहे हैं उसको? नॉट इक्वल, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो इस तरीके से हम नॉट इक्वल टू यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है? प्रिंट लेस देन। तो क्या ए लेस देन बी है? ओके, तो डेफिनेटली है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। ये देखो लास्ट वाला, ये ट्रू आ गया। इसी के जैसा अगर हम करें कि बी लेस देन सी, अगर हम ये कर देते हैं, तो क्या बी की वैल्यू लेस देन सी है? बी की वैल्यू है 5, सी की वैल्यू है 4। अब 5 इज नॉट लेस देन 4, तो ये ट्रू के बाद एक और फॉल्स आ जाएगा, लाइक दिस, फॉल्स आ गया, है ना? तो ये सिंपल ऑपरेटर है। उसके बाद आता है प्रिंट क्या ए इज लेस देन और इक्वल टू बी है, तो ये लेस देन है, इक्वल नहीं है लेकिन लेस देन है, दोनों में से एक वैल्यू है, तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। वैसे ही अगर मैं कर रहा हूँ प्रिंट बी लेस देन और इक्वल टू बी, अब बी से बी, वो लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल जरूर है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रू। अब तीसरा सिनेरियो कि प्रिंट क्या बी लेस देन और इक्वल टू सी है, तो बी ये सी से लेसर भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो जो फाइनली हमने लिखा है इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। यस, समझो इस बात को। उसके बाद आता है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू। पहले ग्रेटर देखेंगे हम, उसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू देखेंगे। सो प्रिंट, ओके, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी। अब ए इज ग्रेटर देन बी ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है? क्या आ गई? ये ए की वैल्यू 3 है। यस, और 3 इज ग्रेटर देन 5, ये हमेशा फॉल्स होगा, तो ये देखो फॉल्स हो गया। लेकिन वहीं पे अगर मैं लिख रहा हूँ प्रिंट, प्रिंट बी इज ग्रेटर देन सी, तो ये डेफिनेटली ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि बी की वैल्यू है 5, सी की वैल्यू है 4, और 5 जो है वो 4 से बड़ा है, ग्रेटर है, इसलिए इसकी वैल्यू हो गई ट्रू। सिंपली प्रिंट सी इज ग्रेटर देन ए, क्या सी ए से बड़ा है? सी की वैल्यू कितनी है? 4। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 3, तो ये भी उससे बड़ा है, तो इसकी फाइनल एक और ट्रू बढ़ जाएगा। यहाँ पे देख लो आप, ट्रू आ गया। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू की तरफ आते हैं, तो प्रिंट क्या ए ग्रेटर है या फिर इक्वल है बी से? तो नहीं, ए ना तो ग्रेटर है ना ही इक्वल है, तो ये तो फॉल्स हो गया। तो क्या बी ग्रेटर है या फिर इक्वल है सी से? यस, तो बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 4 है, तो ये ग्रेटर है, इक्वल जरूर नहीं है लेकिन ग्रेटर है, तो ये आ गया ट्रू। और लास्ट में अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ,
अगर यहाँ पे हम लास्ट में कर रहे हैं प्रिंट कि b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, अब b की वैल्यू जो है वो ग्रेटर भले ही नहीं है b से, लेकिन इक्वल जरूर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लाइक दिस, ये ट्रू हो गया। तो इसे हम कहते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। ये कंपैरिजन ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि ये लूप स्टेटमेंट में और कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज होते हैं। आपको बहुत अच्छे से समझने पड़ेंगे ये ऑपरेटर्स, और इससे हमें बहुत सारी हेल्प होती है। किस चीज में, जब हम लूप लगाते हैं तो कहाँ पे लूप रोकना है, कहाँ पे लूप आगे बढ़ाना है, ये सब डिसाइड होता है इन कंपैरिजन ऑपरेटर्स पे। वैसे ही इफ एल्स में इफ स्टेटमेंट के अंदर जाना है नहीं जाना है, एल स्टेटमेंट के अंदर जाना है नहीं जाना है, ये सब चीजें डिसाइड होती है इन कंपैरिजन ऑपरेटर से। इसलिए ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। ओके, ये हो गया आपकी कंपैरिजन ऑपरेटर। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम देखने वाले हैं हमारे रिमेनिंग ऑपरेटर, जिसमें आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, बीट वाइज ऑपरेटर भी देखेंगे हम, आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर भी देखेंगे। वो छोटे छोटे हैं, तो एक इसमें हो जाएंगे। यस, तो यस, थैंक यू। अगर आपको हमारे सेशंस पसंद आ रहे हैं, अगर आपको हमारी सभी चीज़ें अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में। थैंक यू सो मच गाइस।